बच्चों कल से हम लोगों ने रिवीजन शुरू किया है और जिसमें टारगेट एक लेके चले थे कि 30 चैप्टर 30 दिन। कल पहला दिन था, आज है डे 2 और कल की जो क्लास थी उसमें हाइड्रोजन पूरा हो गया था और एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स पूरा रिवाइज करवा दिया था। अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो हाइड्रोजन एक यूनिट है, एस ब्लॉक एक यूनिट है। तो आज एस ब्लॉक का बचा हुआ पूरा पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर एनसीईआरटी आपके पास हो खोल के बैठ सकते हो। मेरे दिमाग में पूरी एनसीईआरटी जैसे कंप्यूटर में फीड होती है वैसे अपलोड है, एक एक लाइन सिस्टमेटिक वैसे ही बोल दूंगा जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। तो आप एनसीईआरटी पूरी देख सकते हो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एनसीईआरटी भरी है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। दूसरी चीज, अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी भी ये बेवकूफ़ी कर रहा है कि वो यूनिवर्सल भी लगा रहा है, दिनेश भी लगा रहा है, प्रदीप भी लगा रहा है और दुनिया भर की गाइड बुक लगा रहे हो, भैया ये सब मत करो मत करो मत करो, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जितने भी बच्चे ये सब करते हैं वो बस बीएससी एमएससी पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद फाइनली या तो फिर टीचिंग की तैयारी करते हैं या फिर कोचिंग के टीचर बनते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाते। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो केवल एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में अगर मान लो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट केवल 3 की प्रॉपर्टी लिखी है तो केवल 3 की ही पढ़नी है। आपको फिर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है क्योंकि उससे बाहर नहीं आएगा। हमारे मोदी जी ने अभी बोर्ड एग्जाम जब बच्चों का हुआ था उससे पहले बच्चों के साथ एक चर्चा की थी, आप वो देखना। अरे वो हर साल करते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों से बातचीत करते हैं। वो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ से एक आपको हिंट मिला है कि जो भी एग्जाम ऐसे हैं जिनका सिलेबस 10+2 वाला है उसमें टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है। तो एनसीईआरटी से बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हो भैया अभी भी मौका है, बंद कर दो। और मैं सही बता रहा हूं कि 30 दिन के रिवीजन में कम से कम आपका सिलेक्शन हो ना हो वो एक अलग की बात है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अच्छे होने चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में 30 दिन में मैं इतना करवा दूंगा कि आपको केमिस्ट्री में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि मैं केमिस्ट्री में बहुत कम कर पाया हूं। ठीक, तो एनसीईआरटी में सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं। देखो हम लोग डे 1 में हाइड्रोजन पूरा कर चुके हैं और एस ब्लॉक में जो एल्कली मेटल है वो पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 की बात करेंगे। तो अब आते हैं बच्चों जरा ग्रुप 2 के ऊपर, और ग्रुप 2 में क्या क्या बातें हैं वो जरा समझनी है। ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 एस ब्लॉक का है और आज का वीडियो है, जो बच्चे वीडियो में यूट्यूब पे देख रहे हैं ये डे 2 है। और आपको अगर डे 1 वाला वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर मिलेगा, उसको क्लिक करके डे 1 वाला वीडियो आप लोग देख लेना। वैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है लेकिन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस वजह से बच्चों आप लोगों को बता रहा हूँ, नीचे लिंक आपको डे 1 वाला मिलेगा, वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो ग्रुप 2 जो एस ब्लॉक का है इनको बच्चों बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एनसीईआरटी में एक चीज गलत लिखी हुई है, गलत नहीं लिखी है, लिखी तो लगभग सही ही है, ये बोलना गलत बात है कि गलत लिखी है, लेकिन उसको आपको फॉलो नहीं करना है। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बाकी सारे लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। एनसीईआरटी जिनके पास अभी हो आप चेक कर सकते हो, देखो ब्रैकेट में लिखा होगा कि बेरिलियम को छोड़ के बाकी लोगों को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। नीट में अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको इन सारे लोगों को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब को एल्कलाइन अर्थ मेटल बताना है। एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी नहीं है लेकिन वो आपको ध्यान रखनी है कि इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते क्यों हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं एंड अर्थ में पाए जाते हैं, जमीन में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनके ऑक्साइड जो है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। शुरू में जो एक पैराग्राफ दिया है अभी मैं उस पैराग्राफ के बारे में बातें बता रहा हूं। एनसीईआरटी तुम खोले बैठे हो, चेक करना, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखा होगा। फिर यहां पे आपको एक बात लिखी मिलेगी कि यहां पे जो बेरिलियम होता है बच्चों, सेकेंड डे ग्रुप का बेरिलियम, मैग्नीशियम मैंने ऐसे लिख दिया,
और एक थर्ड ए ग्रुप होता है, इसमें आते हैं बोरोन एंड एल्यूमिनियम। यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो सेकेंड ए ग्रुप का बेरिलियम है ये थर्ड ए ग्रुप के एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। बात समझ में आ गई इतनी? तो बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? थर्ड ए ग्रुप के एल्यूमिनियम के साथ। यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, या किन्हीं भी दो लोगों के बीच में पूछा जाए तो आप बताएंगे ऐसे लोगों के लिए जिस ऑप्शन में लिखा मिले कि क्योंकि इनका चार्ज अपॉन साइज रेशियो लगभग इक्वल होता है। ये एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, क्या इक्वल होता है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो लगभग इक्वल होता है। फिर बच्चों जो शुरू में पैराग्राफ है उसमें एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि इन लोगों का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन सारे लोगों का वो होता है NS2। NS2 का मतलब बच्चों ये हुआ कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो शुरू में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था, उसके बारे में सारी बातें हो गई। अब बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके बारे में हमें कुछ और बातें पढ़नी हैं। तो देखो जरा इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो जनरल प्रॉपर्टीज में जरा ध्यान से देखना समझना। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे वो बन सकता है डेंसिटी पे। डेंसिटी एक आपके एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना होगा, उस चार्ट में जितनी बातें हैं और चार्ट के बाहर जितनी बातें हैं सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों डेंसिटी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेकेंड ए ग्रुप में जो डेंसिटी होती है वो कैल्शियम तक तो डिक्रीज करती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब जरा देखो एनसीईआरटी में ये बातें थोड़ा टफ तरीके से लिखी हैं, वैल्यूज भी हैं, लेकिन एग्जाम में वैल्यूज नहीं पूछी जाती, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो मैं यहां पे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताने जा रहा हूं। यहां कैल्शियम तक तो आपको डिक्रीज करना है, लेकिन बच्चों कैल्शियम के आगे आपको डेंसिटी को इंक्रीज करना है। इतनी बात ध्यान रखना, कैल्शियम तक डिक्रीज लेकिन उसके आगे इंक्रीज। और जब आप इसी को सिस्टमेटिक वे में लिखोगे तो सिस्टमेटिक वे में देखो पहले मैंने लिखा यहां तक डिक्रीज और उसके बाद इंक्रीज, लेकिन अगर पूरा एक तरफ से लिखना है किसकी सबसे ज्यादा उससे कम, तो यहां से यहां तक पहले लिखा जाता है। ध्यान देना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जरा लिखो तो पहले क्या आया? RA से कम आया BA से कम आया SR, और उसके बाद यहां से यहां तक पूरा ऐसे ही लिख दिया जाता है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेकेंड ए ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनमें सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, तो लीस्ट डेंसिटी का आप आंसर बताओगे कैल्शियम। और पूछा जाए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो आप आंसर बताओगे RA। डेंसिटी बच्चों समझ में आ गई। डेंसिटी के बाद जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बच्चों बन सकता है इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट, तो जरा मेल्टिंग पॉइंट को भी समझो। अगर हम ऊपर से नीचे देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम को जरा छोड़ देते हैं भाई, इसको मैं बार बार लिख रहा हूं, इसको ना लिखूं। रेडियम छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, आपको ये हमेशा BA तक लिखे हुए मिलेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट आप बताना डिक्रीजेस, घटता जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन बच्चों ये याद रखना है, देखो जो Mg है इसकी पोजीशन को आपको सबसे नीचे बताना है, यानी कि इसका बताना है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस तरह से मैं फिर बोल दूं, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है जो कि सामने बच्चा खोले रखा है बुक, उस चार्ट में वैल्यूज दी हैं, और नीट में वैल्यूज नहीं पूछी जाती। नीट में जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था
नीट में इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं वैल्यूज को जब आप सिस्टमेटिक अरेंज करोगे तो वो इस तरह से बच्चों आएगा। ठीक है, तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, मैग्नीशियम का। जब पूरा ऑर्डर आप यहां पे लिखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा इस तरह से, सबसे ज्यादा बेरिलियम, उससे कम मैग्नीशियम मत बताना, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, उससे कम बेरियम और सबसे कम मैग्नीशियम। बात समझ में आई? याद कैसे रखोगे कि एक्सेप्शन कौन था, जरा मेरी बात पे ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट का नाम शुरू हुआ M से, तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट में M वाला जो Mg है वही एक्सेप्शन है। अरे याद हुआ? एग्जाम में कहीं भूल ना जाओ कि एक्सेप्शन कौन था। तो मेल्टिंग पॉइंट की स्पेलिंग किससे शुरू हुई, M से, और Mg भी किस, क्या M से कोई और है? नहीं है। तो बस मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना M से, मेल्टिंग पॉइंट में M से Mg एक्सेप्शन है, और Mg को कहां लाना है, देखो मेल्टिंग में M वाला एक्सेप्शन है और इसको लाना कहां है, G, मतलब एकदम ग्राउंड में लाना है, सबसे ग्राउंड में, सबसे नीचे लाना है। अरे Mg में ही छुपा हुआ था रटने का तरीका, बात समझ गए होगे। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन कौन है, Mg, और एक्सेप्शन में Mg को लाना कहां था, G पे, मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे सबसे नीचे लाना था। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो गया Mg। क्लियर हो गया? आप जो वैल्यूज दिए हैं एनसीईआरटी में चार्ट में, उन वैल्यूज को जब सही से अरेंज करोगे तो यही सीक्वेंस बन के आ जाएगा। इसके बाद बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जल्दी से बच्चों जरा इनका बॉइलिंग पॉइंट समझ लो। देखो, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे सारे लोग मैं लिख रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम नहीं, इसको हटाओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहां पर भी टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। इसके बाद जो एक्सेप्शन पहले था वो एक्सेप्शन अभी भी है। अरे जो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन अभी भी है। अब जरा देखो, इसका नाम किससे शुरू हुआ, बी से। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट बी वाले में जो बी वाला सबसे नीचे बैठा है ये भी एक्सेप्शन होता है, और इसको उठा के Mg वाली जगह पे आपको लाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का पूरा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो बॉइलिंग पॉइंट का देखो सीक्वेंस बच्चों क्या बना, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस इस तरह से बना, सबसे ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का, बेरिलियम से कम हो गया बेरियम का। देखो मैंने बोला Ba को उठा के यहां लाना और Mg को उठा के यहां लाना है। Ba यहां पहुंचा, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम और सबसे कम मैग्नीशियम। मुझे लगता है कि अब आपको डेंसिटी की बात समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। तो इन तीन में तो गलती अब नहीं होगी आपसे। ठीक, शुरू में मैंने वो बता दिए जिनमें एक्सेप्शन है। अब इसके बाद जो लोग हैं उनमें एक्सेप्शन नहीं है। ये तीन आपको सेकेंड ग्रुप में याद रखने, डेंसिटी थोड़ी एक्सेप्शनल है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा एक्सेप्शनल है, और इसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बाद अब आपको बच्चों एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, जरा ध्यान दो। ट्रिक है एक, मैंने डे 1 यानी कि कल जो पढ़ाया था उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी एल्कली मेटल्स में, और उसमें बोला था हाइड MPBP बोला था। यहां पे चेक करो, MPBP तो मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूं, लिख चुका हूं कि नहीं। थोड़ी अकल लगाओ कल वाले वीडियो से, या कल आपने जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास की थी उससे, जिन्होंने वीडियो देखा था वो उससे ध्यान करो। मैंने बोला था हाइड MPBP। अब MPBP तो मैं यहां पे लिख ही चुका हूं, इसका मतलब MPBP अब लिखना नहीं है। तो ट्रिक केवल जो फर्स्ट ए ग्रुप में थी वही ट्रिक यहां पे लगानी है, और ट्रिक बची केवल हाइड यानी कि HIDE। अब यहां पे आपको MPBP नहीं लिखना है। यहां पे बच्चों जरा मीनिंग इनके लिख लो। H का मीनिंग आपको यहां पे याद रखना है। सबसे पहले एक H का मतलब है हार्डनेस। अरे भैया
एल्कली मेटल्स में भी ऐसे ही ट्रिक बताई है। ठीक, तो H का मतलब आपको याद रखना है हार्डनेस, H का मतलब आपको याद रखना है हाइड्रेशन, मतलब पूछा जाए किसमें हाइड्रेशन कम होगा किसमें ज्यादा होगा। H का मतलब आपको याद रखना है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। H का मतलब आपको बच्चों याद रखना है हाइड्रेटेड साइज, और हाइड्रेटेड साइज को ही बच्चों एक्वस साइज भी बोला जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। I का मतलब याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी, D का मतलब याद रखना है डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ MM बॉन्ड। अरे जो भी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनमें जो BE बॉन्ड, MG बॉन्ड, CA बॉन्ड होगा उसकी बात हो रही है। और E का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, E का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बच्चों इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो इतने लोगों में जो मैंने हाइड लिखा है, इतने लोगों में तो आप इस तरह से बता देना कि बेरिलियम से कम मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से। ध्यान दो जल्दी से। अब जरा सुनो, मैंने आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैंने आपको डेंसिटी तो पहले ही बता दिया ऊपर ये, फिर मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट पहले ही बता दिया, फिर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट पहले बता दिया, और फिर एक ट्रिक बता दी हाइड, जिसमें जो लोग थे उनमें ऐसे बताने। इसका मतलब डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद हाइड में इस तरह से। इनके अलावा सेकेंड डे ग्रुप यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसी भी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बस इस ऑर्डर का उल्टा आंसर बता देना, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कुछ बात मेरी समझ में आई? तो शॉर्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी देखो कंप्लीट हो रही। मैंने कहा इनके अलावा जो अब तक लिखे जा चुके हैं, इनके अलावा बाकियों में क्या करेंगे, तो मैं लिखे दे रहा हूं कि अदर प्रॉपर्टीज। अभी वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं पूछूंगा आपसे। जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपको करना है बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम, उससे ज्यादा बेरियम। रेडियम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, कई सारे क्वेश्चन अब मैं बोलने जा रहा हूं। अगर पूछा जाए सेकेंड डे ग्रुप में यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हार्डनेस का क्वेश्चन, ये आंसर बताना, हाइड्रेशन ये आंसर बताना, हाइड्रेशन एनर्जी ये आंसर बताना, हाइड्रेटेड साइज और एक्वस साइज ये आंसर बताना, डिसआयनाइजेशन एनर्जी ये आंसर बताना, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ MM बॉन्ड ये आंसर बताना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये आंसर बताना। ठीक, अब जरा देखो क्या क्या अब बचा जो इसमें नहीं है। आपसे पूछा जाए एटॉमिक साइज, क्या इसमें कहीं एटॉमिक साइज लिखा है? नहीं लिखा है। एटॉमिक साइज में ये वाला आंसर बताना। आयनिक साइज, क्या इसमें कहीं आयनिक साइज लिखा है? नहीं लिखा है। ये वाला आंसर बताना। मेटेलिक रेडियाई, जो चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना उसमें देखो एक जगह मेटेलिक रेडियाई भी लिखा होगा। आपको चेक करना हो चेक करो, और वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, घर पे जब चेक करोगे तो खुद समझ जाओगे कि सर ने तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह अपने दिमाग में अपलोड कर रखी है एनसीईआरटी। तो उसमें देखो एक मेटेलिक रेडियाई लिखा होगा, तो मेटेलिक रेडियाई पूछा जाए, क्या इसमें कहीं पर भी मेटेलिक रेडियाई लिखा है? नहीं लिखा है। मेटेलिक रेडियाई में ये आंसर हो जाएगा। मान लो पूछा जाए एटॉमिक वॉल्यूम, जरा चेक करो क्या इसमें कहीं पर भी एटॉमिक वॉल्यूम लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। तो एटॉमिक वॉल्यूम पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, क्या इसमें कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लिखा है? नहीं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए मेटेलिक नेचर, चेक करो क्या कहीं मेटेलिक नेचर लिखा है? नहीं लिखा है। तो मेटेलिक नेचर अदर प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। मेटेलिक नेचर में ये वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी, कौन कम रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो क्या कहीं पर भी इसमें रिएक्टिविटी लिखा था? नहीं लिखा था। तो रिएक्टिविटी में भी यही वाला आंसर हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जाए आयनिक मोबाइलिटी,
यह इसी को बोला जाता है आयनिक कंडक्टिविटी। चेक करो क्या कहीं पर भी आयनिक मोबाइलिटी, आयनिक कंडक्टिविटी लिखा है? नहीं लिखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चेक करो क्या कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है? नहीं लिखा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी यही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर, चेक करो क्या कहीं रिड्यूसिंग पावर लिखा है? नहीं लिखा है, तो रिड्यूसिंग पावर का भी यही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। 100% प्रॉपर्टीज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती हैं इस तरह से खत्म, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर केवल आपको एक बात अलग से याद रखनी है कि जो सेकेंड ए ग्रुप के लोग होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है 0। कितनी होती है? 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होती है 0। ये एक पॉइंट आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। तो ये बच्चों इनकी हो गई जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हमारी एनसीईआरटी इन लोगों की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, शॉर्ट में जल्दी से समझेंगे, क्योंकि जब आप अपने आप से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी है कि एक पैराग्राफ समझने में कभी कभी आपको आधा आधा घंटा लग जाता है, तो वो टाइम आपको बचाना है। देखो बच्चों, अगर इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन विद O2। ध्यान से देखना, रिएक्शन विद O2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम भी यहां पे ले लेंगे। यहां पे स्ट्रोंशियम तक के लोग ये बनाते हैं MO टाइप, ये होते हैं बच्चों ऑक्साइड, लेकिन नीचे के जो दो लोग होते हैं ये बनाते हैं MO2, और ये जो MO2 यहां पे बनते हैं ये होते हैं परऑक्साइड। बस बात खत्म। O2 के साथ अगर रिएक्शन पूछी जाए इस तरह से आपको आंसर बता देना है, ठीक। अब बच्चों यहीं पर O2 के बाद अगर मान लो आपसे कहा जाता रिएक्शन विद N2, ध्यान से देखो, रिएक्शन विद N2 अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पूछी जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके M3N2 बनाते हैं। सारे के सारे लोग बनाएंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिएक्शन विद एयर। जिन बच्चों को नोट करना हो वो नोट कर सकते हो, बाकी सुनना हो तो केवल सुन सकते हो, क्योंकि ये वीडियो भी बन रहा है और जो कि YouTube पे जाएगा। तो आप लोग बाद में वीडियो से भी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स बना सकते हो। तो अभी चाहो तो समझ लो अच्छे से, बाद में घर पे जब वीडियो अपलोड हो जाएगा YouTube पे तो आप उससे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अच्छे से बना सकते हो, ठीक। तो रिएक्शन विद O2 हो गया, रिएक्शन विद N2 हो गया। यहां पर मैं एक बात बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन विद O2 या N2 इस तरह से नहीं लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, इस तरह से लिखा होगा। मैं उसको थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो मैंने एयर ना लिख के अभी मैंने लिखा रिएक्शन विद O2 और फिर मैंने लिखा रिएक्शन विद N2। इसके बाद अब मैं लिखवाऊंगा यहां पे रिएक्शन विद एयर। तो ये दो पॉइंट हो गए क्लियर जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला बच्चों रिएक्शन विद एयर। एक बात ध्यान रखना, जब एयर के साथ रिएक्शन पूछी जाए तो चाहे कोई भी हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सारे के सारे लोगों से बताना कि MO प्लस M3N2 बनेगा। तो नोट करना हो अगर जल्दी जल्दी आप नोट भी कर सकते हो, अगर आप रट रहे हो तो साथ साथ रट सकते हो, और अगर नोट्स प्रॉपर बनाना चाह रहे हो तो जल्दी से बना सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं। तो ये सारे के सारे लोग एयर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं MO प्लस M3N2। जैसे आपकी एनसीईआरटी में बेरिलियम के बारे में लिखा है कि बेरिलियम को एयर में जब रखते हैं तो क्या बनता है, देखो पैराग्राफ में लिखा होगा कि BeO प्लस Be3N2 बनता है। तो वो रिएक्शन यहीं से आई। केवल बेरिलियम ही नहीं, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन करते हैं। एकदम क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो बन सकता है वो ये कि रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर को मैं यहीं पे साइड में बता दे रहा हूं। रिएक्शन विद वाटर, जल्दी से जरा इसको समझो। रिएक्शन विद वाटर में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है इस वजह से छोड़ देते हैं। बेरिलियम जो होता है ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है,
नो रिएक्शन विद वाटर। जो मैग्नीशियम है ये बच्चों हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और हॉट वाटर से रिएक्शन करके बनाता है MgOH का ट्वाइस प्लस H2। लेकिन जो बाकी के लोग हैं ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं और कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके बनाते हैं MOH ट्वाइस प्लस H2। रिएक्शन विद वाटर की बात भी होती है खत्म। तो शुरू में देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी, रिएक्शन विद O2। रिएक्शन विद O2 में ऊपर के 4 लोग ऑक्साइड बनाते हैं, नीचे के 2 लोग पर ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद N2, N2 के साथ सारे के सारे लोग M3N2 टाइप बनाते हैं, मतलब नाइट्राइड बनाते हैं। रिएक्शन विद एयर, बच्चों रिएक्शन विद एयर में पर ऑक्साइड मत बना देना, ध्यान से देखो। रिएक्शन विद एयर में इन सारे लोगों ने अपना ऑक्साइड बनाया है, तो मेटल ऑक्साइड बना प्लस M3N2 यानी कि नाइट्राइड बन गया। और रिएक्शन विद वाटर में बेरिलियम की रिएक्शन होती नहीं है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और नीचे के बाकी लोग कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी बच्चों जो आपसे पूछी जा सकती है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है रिएक्शन विद X2। X2 का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों रिएक्शन विद X2 में आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे लोग, देखो जब मैं M लिखूं तो समझ जाना मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे लोग X2 के साथ रिएक्शन करके बना देते हैं MX2। इस तरह से M की जगह पर यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी हो सकता था, सारे लोग इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाली रिएक्शन से कभी भी BeCl2 नहीं बन पाता है। एक भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, सामने NCERT रखो, अगर नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करके मोबाइल में NCERT रखो, खोल के देख लिया करो। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, नहीं कोई सोचे अरे पता नहीं ये कौन सी रिएक्शन बता दी। अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूं, ना एक्स्ट्रा बताऊंगा ना कम बताऊंगा, जितना है सिलेबस में उतना ही बताऊंगा। एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, BeCl2 इस रिएक्शन से नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिर आखिर BeCl2 बनता कैसे है? इस वाली रिएक्शन से BeCl2 नहीं बनता, फिर BeCl2 आखिर बनता कैसे है? तो आपको एक रिएक्शन याद रखनी है, बेरिलियम ऑक्साइड की कार्बन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको गर्म करते हैं और इस रिएक्शन में BeCl2 आपको मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, आपकी NCERT में बहुत कायदे से ये रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक, तो रिएक्शन विद X2 में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता। अब देखो पढ़ाने को जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पढ़ाया जाता है तो अब हमें 5 दिन 6 दिन एक चैप्टर खींचना है जबरदस्ती। तो फिर अब इनका कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर, फलाना नेचर, पोलराइजिंग पावर, ढिमकी पावर, अरे भैया अगर सब कुछ यहीं पढ़ना है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल में क्या पढ़ोगे? तो वो सारी बातें तो केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल में ऑलरेडी पढ़ते ही हो, तो यहां पे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में हम लोग बेवकूफ बनाते हैं तुमको, यही सच्चाई है। जबरदस्ती घेरते हैं भीड़ दिखाने के लिए, आओ आओ मेरी कोचिंग में आओ, देखो फिर दुनिया को दिखाओ कितनी भीड़ है। तो अब जो टाइम बचा है ये भीड़ दिखाने वाला टाइम नहीं है, अब आपको सही बात बताने का टाइम है। तो रिएक्शन विद X2 में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे ज्यादा NCERT में इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। बुक के शुरू में देखो 15-16 लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने NCERT लिखी है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने लिखी है। तो वो प्रोफेसर्स कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार हैं। उन्होंने रिएक्शन विद X2 में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि उनको पता है इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम में। तो रिएक्शन विद X2 की बात बच्चों यहीं पे होती है खत्म। यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान और रखनी है, वो ये कि जो BeCl2 होता है ये सॉलिड फॉर्म में थोड़ा इस तरह से एग्जिस्ट करता है, BeCl, Cl, फिर Be, फिर Cl, Cl, फिर Be, और इस तरह से ये बनता चला जाएगा। लेकिन इस तरह से बाकी के लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
तो ये BeCl2 के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी थी कि ये इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है। ये आपके एनसीईआरटी में देखो, जिस पेज पे ये हाईलाइट दिए सबसे नीचे पेज में इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक बच्चों, रिएक्शन विद X2 की बात होती है खत्म। रिएक्शन विद X2 के बाद फिर आपसे पूछ सकते हैं रिएक्शन विद H2 में क्या होता है। तो रिएक्शन विद H2, इसको भी जल्दी से एक नजर में देखो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ देंगे। सेकेंड ए ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ नहीं होती है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं ये MH2 टाइप के हाइड्राइड बना देते हैं। बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बाकी के लोग बनाते हैं MH2 टाइप के हाइड्राइड। अब बच्चों, जब बेरिलियम रिएक्शन ही नहीं करता तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिर आखिर BeH2 बनता कैसे होगा। अरे ये तो बना देगा MgH2, ये बना देगा CH2, ये SrH2, ये बना देगा BeH2, लेकिन Be में इस तरह से रिएक्शन होती नहीं हाइड्रोजन से। तो BeH2 आखिर बनता कैसे होगा, उसके लिए आपको एक रिएक्शन अलग से ध्यान रखनी है, और वो है कि जब BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराई जाती है तो बन जाता है BeCl2 प्लस लिथियम का क्लोराइड यानी कि LiCl प्लस एल्यूमिनियम का क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो BeH2 बनाया जाता है इस वाली रिएक्शन से, लेकिन बाकी के लोगों के हाइड्राइड बनाए जाते हैं मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पर। बात समझ में आ गई सबको। अगला बच्चों जो हमारे सिलेबस में पॉइंट है एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी में, वो है रिएक्शन विद एसिड्स। तो रिएक्शन विद एसिड्स, तो ये जितने भी लोग हैं रिएक्शन विद एसिड्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग, मैंने M लिख दिया। आपके एनसीईआरटी में केवल HCl के साथ रिएक्शन लिखी है, लेकिन एग्जाम में HCl एंड H2SO4 दोनों के साथ पूछा जाता है, इस वजह से मैं दोनों बता रहा हूं। एनसीईआरटी में देखोगे तो केवल HCl के साथ रिएक्शन आपको लिखी हुई मिलेगी। तो ये लोग बनाते हैं MCl2 प्लस हाइड्रोजन, और यहां पे बन जाता है MSO4 प्लस हाइड्रोजन। M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी आप ले सकते थे। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट आपके सिलेबस में है वो है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। तो अगला है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। बस इतनी ही प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है। आप चेक करो, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के बाद कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी होगी, ये सबसे लास्ट में लिखी हुई आपको मिलेगी। बच्चों, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया में सारा का सारा आंसर वही बताना है जो कल वाली डे 1 वाली क्लास में मैंने एल्कली मेटल्स के लिए बताया था। मैंने एल्कली मेटल्स के लिए बोला था कि जितनी भी एल्कली मेटल्स होती हैं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप वाली, वही बात यहां बतानी है। ध्यान से सुनो, सारी की सारी फर्स्ट ए ग्रुप एंड सारी की सारी सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स, ये सारी की सारी मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व होने का मतलब है बच्चों, लिक्विड अमोनिया में घुल जाती हैं, और इनके घुलने पर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। कैसा बनता है? ब्लू। ये जो ब्लू सॉल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और आपसे पूछा जाए कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये पैरामैग्नेटिक क्यों है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है, तो जिस ऑप्शन में लिखा मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस ऑप्शन में लिखा मिले ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाता है ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात मैं आपको कल वाली क्लास में बता भी चुका हूं, आज वाली क्लास में भी वही बात रिपीट करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। लिक्विड अमोनिया के साथ बताएंगे सारी फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल, सारी सेकंड ए ग्रुप की मेटल घुल जाती हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है जो ब्लू सॉल्यूशन है वो, और ये होता है ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बच्चों, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस तरह से यहां पे होती हैं खत्म। अब इसके बाद कुछ आपको बातें अलग से ध्यान रखनी है।
अलग से ध्यान रखनी है इनके सॉल्ट के बारे में कि इनके कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नाइट्रेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सल्फेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके लिए अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स का मतलब कंपाउंड, सॉल्ट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप का मतलब हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ट्रिकी वे में पूरी बात बताऊंगा। जो ट्रिक मैंने फर्स्ट ए ग्रुप में बताई थी वही ट्रिक यहां पे भी अप्लाई होगी इस वाले हेडिंग में। ध्यान से देखो, अगर सेकेंड ए ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, थर्मल स्टेबिलिटी, तो जो ट्रिक मैंने फर्स्ट ए में बताई थी वही ट्रिक आपको यहां पे लगानी है बच्चों। थर्मल स्टेबिलिटी में ट्रिक लगानी है HOD। HOD का जल्दी से मीनिंग समझो। H का मतलब है यहां पर हाइड्राइड, H का मतलब है हाइड्राइड, O का मतलब है बच्चों ऑक्साइड। हाइड्राइड का फॉर्मूला सेकेंड ए ग्रुप में आता है MH2 टाइप, ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है MO टाइप, और D का मतलब आपको बताना है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब बेरिलियम से कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम और उससे कम बेरियम, इस तरह से बताना है। तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी में याद रखना था HOD, हाइड्राइड ऑक्साइड में तो डिक्रीज करते जाना। अब ध्यान से सुनो, हाइड्राइड ऑक्साइड के अलावा बाकी कोई भी हो सब में इंक्रीज करते जाना। देखो इस बात से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, देखो छोटी सी बात में ही गागर में सागर भरने वाला काम है ये। बस HOD से आपको सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लियर हो गए। कैसे? सपोज करो एक लिखा हुआ है बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और एक मैंने लिख दिया बेरियम। फिर मैं जरा इनके ऑक्साइड भी लिख देता हूं। इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में छोड़ रहा है लिखते हुए। इसके बाद अगर मैं ऑक्साइड लिख दूं तो बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो गए इनके ऑक्साइड। ठीक, जरा सुनो बच्चों, अगर मान लो ये दिए हों और पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, BeH2। ये दिए हों, पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। अब जरा देखो, अब मैंने मान लो लिख लिया कार्बोनेट, तो बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मान लो ये मैंने 4 लिख लिए। अब इनमें पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो केवल हाइड्राइड ऑक्साइड में तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम डिक्रीज करना है। इनके अलावा चाहे जिसमें पूछा जाए उन सब में इंक्रीज करना है। यही तो बताया। इसका मतलब अगर ये 4 दिए और पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कौन है, ना तो ये हाइड्राइड है, ना ये ऑक्साइड है, ये कार्बोनेट है, तो इनमें बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम और उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम में बताएंगे, आंसर हो जाएगा SrCO3। अरे भाई क्लियर हुआ होगा। यहीं पर मान लो बच्चों इनके सल्फेट दिए होते और कहा जाता बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, ये 4 सल्फेट दिए हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा जाए किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, केवल हाइड्राइड एंड ऑक्साइड में तो बेरिलियम से आगे जाने पे डिक्रीज, इनके अलावा मैंने बोला बाकी सब में इंक्रीज। तो ये है सल्फेट, तो ये तो आ रहा बाकी सब में। इसका मतलब बेरिलियम से ज्यादा स्टेबल होगा मैग्नीशियम वाला सल्फेट, उससे ज्यादा स्टेबल होगा कैल्शियम वाला सल्फेट, और उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा SrSO4। इनमें मोस्ट थर्मल स्टेबल पूछा जाता, आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन SrSO4। क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आ गया सबको। अब थर्मल स्टेबिलिटी के बाद जल्दी से अगला पॉइंट देखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है आयनिक नेचर के ऊपर। सेकेंड ए ग्रुप के कंपाउंड्स दिए होंगे और उनमें पूछेंगे कौन सबसे ज्यादा आयनिक है, कौन सबसे कम आयनिक है। आयनिक नेचर पे पूछा जा सकता है, बेसिक नेचर पे पूछा जा सकता है। आयनिक नेचर, बेसिक नेचर, pH। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला चाहे ऑक्साइड का हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो,
किसी भी तरह का फॉर्मूला हो, अगर आयनिक नेचर, बेसिक नेचर या पीएच कुछ भी पूछा जाए तो बेरिलियम वाले कंपाउंड से ज्यादा बताना, मैग्नीशियम वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ध्यान से सुनो, ऐसे बेरिलियम मैग्नीशियम आपको लिखे नहीं मिलेंगे, ऐसे बेरिलियम कार्बोनेट से ज्यादा मैग्नीशियम कार्बोनेट, उससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, उससे ज्यादा बेरियम कार्बोनेट। जैसे अगर सल्फेट है तो बेरिलियम सल्फेट से ज्यादा मैग्नीशियम सल्फेट, उससे ज्यादा कैल्शियम सल्फेट। बात समझ में आई? किसी भी तरह का कोई कंपाउंड हो, जैसे ध्यान से देखो, मान लो 4 लोग दिए हैं, BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। बच्चों जरा ध्यान से इसका आंसर बताना। इन 4 में मैंने पूछा है, बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? मैंने कहा चाहे कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड हो, कुछ भी हो, चाहे आयनिक नेचर पूछें या बेसिक या पीएच, ऐसे ही हमेशा आपको आंसर बताना होता है। तो सबसे ज्यादा अगर बेसिक पूछा है तो बेरिलियम वाले से ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम और सबसे ज्यादा स्ट्रोंशियम। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन SrOH का ट्वाइस। अरे समझ पाए? मान लो बच्चों इस तरह से दिए हैं, BeCl2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। आपसे कहा जाए बताओ इनमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? इन 4 में जल्दी से आयनिक बताना, सबसे ज्यादा आयनिक कौन? वैसे तो फजान रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बिना फजान रूल के भी डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सेकेंड डे ग्रुप में अगर आयनिक नेचर पूछा है तो फॉर्मूला चाहे क्लोराइड हो, चाहे कुछ भी हो, आयनिक नेचर बेरिलियम वाले से ज्यादा होता है, मैग्नीशियम वाले में उससे ज्यादा, कैल्शियम वाले में उससे ज्यादा, स्ट्रोंशियम वाले में मोस्ट आयनिक का आंसर हो गया SrCl2। अरे समझ पाए? इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इनकी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि KSP। अरे इस तरह के क्वेश्चंस आपको MTG आर्यंत में खूब ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 सल्फेट दिए होंगे सेकेंड डे के, पूछेंगे सेकेंड डे ग्रुप का कौन सा सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है या कौन सबसे कम सॉल्युबल है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करोगे? तो ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री में हजारों तरह के कंपाउंड होते हैं, तो हमें हजारों तरह के कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी या KSP नहीं पढ़नी है, हमें केवल उतने कंपाउंड्स की पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस के बाहर के MSc और PhD के कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनो, हमारे सिलेबस में सेकेंड डे ग्रुप में जितने कंपाउंड हैं उनमें सॉल्युबिलिटी में आप याद कर लो C3H10। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हालांकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो C3H10 को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो MSc PhD में पढ़ाए जाते हैं। आपके नीट के या जेई के सिलेबस में जितने कंपाउंड हैं सेकेंड डे ग्रुप के, उनमें C3H10 से ही सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही आ जाते हैं। जरा C3H10 का मीनिंग समझ लो बच्चों। C3H10, एक C का मतलब है क्लोराइड, क्लोराइड होंगे MCl2 टाइप के। C3, एक C का मतलब है कार्बोनेट, कार्बोनेट होते हैं सेकेंड डे ग्रुप के MCO3 टाइप के। इसके बाद एक और जो C है, इस C का मतलब है क्रोमेट, बच्चों क्रोमेट होते हैं MCRO4 टाइप के। और फिर S का मतलब है सल्फेट, सल्फेट सेकेंड डे ग्रुप के होते हैं MSO4 टाइप। और D का मतलब आपको बताना है डिक्रीज, मतलब क्लोराइड, कार्बोनेट, क्रोमेट, सल्फेट में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज करते जाना, मतलब बेरिलियम से कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम और उससे कम बेरियम। और इनके अलावा आपके सिलेबस का कोई भी कंपाउंड दिया हो, अरे जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपके सिलेबस का ही दिया जाएगा, तो समझ जाना कि अगर वो नाम C3H10 में नहीं है तो इनके अलावा बाकी सब में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा करके बता देना, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा।
आई बात समझ में? तो इनके अलावा बाकी सब में इसका उल्टा बता देना। जरा यहां पे एक दो क्वेश्चंस जल्दी से देखो, जैसे ध्यान से देखना बच्चों, मैं लिख सी क्यूब एस डी, चलो मैं सी क्यूब एस को थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि ये आपको मीनिंग दिख रहा है। जैसे सपोज करो आपको एक दिया है बेरिलियम सल्फेट, एक दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम सल्फेट, और आपको इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। जरा चेक करो, ये जो मैंने ट्रिक बताई इसमें सल्फेट आता है, और अगर सल्फेट आता है तो बेरिलियम से कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, उससे कम बेरियम। अरे ऐसे ही तो बताना है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हो, इसी को आंसर बता देना। आया समझ में? जरा अगला देखो, मान लो बच्चों लिखे हुए थे ऐसे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। बहुत ज्यादा ध्यान से देख के बताना। इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा गया है, जरा चेक करो, क्लोराइड, कार्बोनेट, क्रोमेट, सल्फेट में डिक्रीज बताना है, इनके अलावा बाकी सब में इसका उल्टा बताना है। यही तो अभी मैंने बताया आपको। चेक करो, क्या इसमें कहीं पर भी हाइड्रोक्साइड है? नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड जो दिए हैं, यहां सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, उससे ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और उससे ज्यादा SrOH का ट्वाइस। तो अब आपसे सॉल्युबिलिटी का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब जरा देखो, जो मैंने यहां पे क्लोराइड लिखा था, इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में शुरू वाला जो पहले नंबर पे बेरिलियम, वो आपको छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना है कि क्लोराइड में मैंने बोला BeCl2 को शामिल मत करना, क्योंकि बच्चों जो BeCl2 होता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है, और कोवेलेंट नेचर की वजह से BeCl2 वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। बट जो BeCl2 है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व होते हैं, और जो आयनिक होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में आसानी से डिसॉल्व होते हैं। तो क्लोराइड के ऑर्डर में बस BeCl2 कभी आपको लिखा नहीं मिलेगा, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड से शुरू करना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन होते हैं। खत्म। एक दो पॉइंट आपको इनकी जरा हीटिंग के बारे में भी ध्यान रखने हैं। तो बच्चों अब जरा मैं आपको जल्दी से हीटिंग की कुछ रिएक्शंस बताए दे रहा हूं। हीटिंग रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आपको डे 1 वाली वीडियो में या डे 1 वाली क्लास में वो बातें नहीं बताई हैं, वो मैं यहां पे बताए दे रहा हूं कंपेयर करके। बच्चों हीटिंग रिएक्शंस में जैसे मान लो अगर कार्बोनेट की हीटिंग का क्वेश्चन हो, ध्यान से देखना, कार्बोनेट अगर आपको नोट्स बनाने हो जल्दी से बना सकते हो। तो कार्बोनेट्स में याद रखना कि जब हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। जो लिथियम कार्बोनेट है ये तो गर्म करने पे बनाता है Li2O+ CO2, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं इन पे बताएंगे नो इफेक्ट। लेकिन बच्चों जब हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करते हैं तो सेकेंड ए ग्रुप में कार्बोनेट होते हैं MCO3 टाइप, और ये लोग बनाते हैं MO+ CO2। यहाँ पे M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी हो सकता था। सारे लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये कार्बोनेट की हीटिंग ध्यान रखना, फर्स्ट ए ग्रुप में भी एंड सेकेंड ए ग्रुप में भी। कार्बोनेट के बाद अगला जो हीटिंग पे क्वेश्चन कोई बन सकता है अगर, तो वो बन सकता है सल्फेट के ऊपर। इसको मैं जल्दी से ऊपर कर रहा हूं, जो नोट कर रहे हैं फटाफट नोट करो। बाकी भैया तुम लोग जो मोबाइल के उस पार से मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हो, ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़ो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, यहीं पे वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो चलो भाई अब बढ़ाते हैं आगे।
ऐसा ही पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, सामने कोई है नहीं लेकिन आप उससे बात कर रहे हो। नहीं, शुरू में जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता था, पता चला कैमरे को देख के बात कर रहे हैं, फिर वो बाद में हैबिट में आ गया। अब वो ऐसा एक माइंड सेट हो गया कि जब आप कैमरे की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि सामने बच्चा ही बैठा है कोई। तो कार्बोनेट के बाद बच्चों अगला जो है वो आपको सल्फेट की हीटिंग पे जल्दी से क्वेश्चन देखना है। सल्फेट, देखो बच्चों सल्फेट अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप में देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम सल्फेट Li2SO4, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है लिथियम सल्फेट ये तो गर्म करने पे बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2, लेकिन जो बाकी के सल्फेट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही रिएक्शंस हम सेकेंड ए ग्रुप में देखते हैं तो सेकेंड ए ग्रुप के लोग बच्चों MSO4 टाइप के सल्फेट बनाते हैं और ये सारे के सारे लोग डिकम्पोज होने पे बनाते हैं MO प्लस SO2 प्लस O2। यहाँ M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी ले सकते हैं। फटाफट कंप्लीट करो। अरे फर्स्ट ए सेकेंड ए कंपेयर करके याद कर लेना तो दिक्कत नहीं होगी रिएक्शंस को याद रखने में। फर्स्ट में लिथियम सल्फेट तो इस तरह से रिएक्शन कर रहा है लेकिन बाकी के जो सल्फेट हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन सेकेंड ए ग्रुप के सारे सल्फेट डिकम्पोज होते हैं, बनाते हैं ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। सल्फेट के बाद बच्चों एक और पूछा जा सकता है, देखो मैंने एक बताया कार्बोनेट, एक बताया सल्फेट। अगला जो क्वेश्चन हीटिंग पे बन सकता है वो बन सकता है नाइट्रेट के ऊपर। तो अगला फटाफट लिख लेंगे नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट में पहले अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट देखें एस ब्लॉक में, अरे हमारा जो चैप्टर है वो कोई फर्स्ट ए ग्रुप अलग और सेकेंड ए ग्रुप अलग नहीं है। एनसीईआरटी में चैप्टर का पूरा नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ए ग्रुप भी है, सेकेंड ए ग्रुप भी है। तो अगर फर्स्ट ए के नाइट्रेट की बात करें तो फर्स्ट में आते हैं लिथियम नाइट्रेट LiNO3, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम नाइट्रेट, ये मैंने लिख दिए। इनमें बच्चों लिथियम नाइट्रेट बनाता है, अरे भाई जल्दी से, लिथियम नाइट्रेट बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं ये बनाते हैं MnO2 प्लस O2 और ये बनता है यहाँ पे नाइट्राइट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन NO2 नहीं बनती, ब्राउन NO2 नहीं बनती। किनमें नहीं बनती? लिथियम के नीचे वाले जो लोग हैं उनमें। तो फर्स्ट ए के नाइट्रेट की बात खत्म होती है, लिथियम नाइट्रेट बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बाकी के लोग बनाते हैं मेटल का नाइट्राइड प्लस O2। इन लोगों में ब्राउन NO2 गैस नहीं बनती है। जब बच्चों यही रिएक्शंस हम सेकेंड ए ग्रुप के लिए पढ़ते हैं तो सेकेंड ए ग्रुप के सारे लोग इस तरह से रिएक्शन करेंगे। ये MnO3 का होल ट्वाइस टाइप होते हैं, गर्म करने पे बनाते हैं MO प्लस NO2 प्लस O2। ये NO2 वही है ब्राउन गैस, NO2 वही है ब्राउन गैस, इन सब में ब्राउन गैस बनती है। M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी लिया जा सकता है। केवल एक लास्ट हीटिंग और पढ़नी है, बस एक लास्ट हीटिंग और पढ़नी है और वो है बाइकार्बोनेट की हीटिंग। बाइकार्बोनेट, तो बच्चों ये जल्दी से कंप्लीट कर लो। और इसके बाद नाइट्रेट के बाद अगला आपको याद रखना है हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। तो जो बाइकार्बोनेट होते हैं इनकी हीटिंग समझो जल्दी से। बाइकार्बोनेट में अगर फर्स्ट ए ग्रुप का कोई है तो ये MHCO3 टाइप के होते हैं, गर्म करने पे बनाते हैं M2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। M की जगह पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई भी लिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों अगर सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट होते हैं MH। इस बोर्ड के सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिखते टाइम इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है ये तबीयत से, है ना। अब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कोरोना काल में तबीयत से रगड़ा गया है ये, है ना।
तो सेकेंड में बाइकार्बोनेट होते हैं MHCO3 का होल ट्वाइस, और ये लोग गर्म करने पे बनाते हैं MCO3 प्लस, ये बनाते हैं बच्चों MCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर भी M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में से कुछ भी लिया जा सकता है। तो इतनी जो थी वो आपको हीटिंग वाली बातें ध्यान रखनी थी। इसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो कौन कौन से कंपाउंड दिए गए हैं उन पे हम लोग आ रहे हैं। जल्दी से इसको कंप्लीट करो क्योंकि 10 मिनट में क्लास खत्म करनी है और उसके बाद बायो की क्लास होनी है यहीं पे। तो 10 मिनट का टाइम अपने पास है, 10 मिनट में खत्म करना, फटाफट कंप्लीट करो भैया। मैं उंगली कर रहा हूं इसमें, यार कर दो उंगली, ठीक, उंगली नहीं पूरा हाथ करूंगा, ये लो पूरा हाथ ही कर दिया, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो कि जब मतलब इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ये वीडियो YouTube पे भी जा रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मतलब इनडायरेक्ट वे में थोड़े हिंट के फॉर्म में मैंने कहा कि चलो हाथ करते हैं। तुम्हें याद होगा जब वहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़ा करते थे तो कितने लोगों ने कितना कितना हाथ किया था। तुम्हें तो याद होगा विक्रम अच्छे से, हाँ तुम तो जानते हो अच्छे से। तो ठीक है, समय समय की बात है और कुछ नहीं, समय समय की बात है। कोरोना ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने ये भी बताया कौन अपने हैं कौन पराए हैं। कोरोना ने ये भी बताया कि जिनको आप अपना दोस्त समझते हो वो आस्तीन के सांप भी बहुत से लोग हैं। कोरोना ने सब कुछ, सब सही बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और ये मुझे लगता है कोरोना अच्छा ही रहा आया, क्योंकि बहुत सारे पर्दे थे वो हट गए। दुनिया एकदम सही से समझ में आने लगी कि कौन अपना है कौन बेगाना है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। चलो अपने मुद्दे पे आते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन कंपाउंड्स में आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। वो देखो कौन सी बातें ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है होता है लाइम स्टोन। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मैं 2 पेज की बातों को समराइज करके एक लाइन में बता रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक आपको याद रखना, लाइम स्टोन क्या होता है। लाइम स्टोन होता है बच्चों CaCO3। अगर लाइम स्टोन को गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा। लाइम स्टोन को गर्म करने पर बच्चों बनता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला बता देंगे, होता है CaO। फर्जी में नहीं बता रहा हूं, ये हेडिंग के फॉर्म में मिलेंगे। चेक करो आपके एनसीईआरटी में एक CaCO3 हेडिंग मिलेगा, आपके एनसीईआरटी में क्विक लाइम CaO हेडिंग मिलेगा। तो वो जो हेडिंग है उन हेडिंग में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, उन्हीं बातों को मैं अपने तरीके से ट्रिकी वे में बता रहा हूं। तो लाइम स्टोन को गर्म करने पे क्या बन जाता है, क्विक लाइम। अगर बच्चों क्विक लाइम में वाटर मिला दें तो वाटर मिलाने पे जो बनता है उसको बोला जाता है स्लैक्ड लाइम, और स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। ये भी आपके सिलेबस में है, देखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद बच्चों ये जो स्लैक्ड लाइम है इसको अगर हम लेके आए और एक फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर लें, अरे जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है वैसे मैंने एक छन्नी बना दी। इस छन्नी का मतलब है ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने बच्चों बना दिया है एक फिल्टर पेपर। और अगर इस CaOH ट्वाइस को एक फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाए तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा हमें मिल जाता है। फिल्टर पेपर के ऊपर जो गाढ़ा गाढ़ा सा मिल जाता है इसको कहा जाता है रेसिड्यू। और ये जो रेसिड्यू होता है इसका नाम होता है मिल्क ऑफ लाइम। क्या नाम होता है, मिल्क ऑफ लाइम। फॉर्मूला बच्चों इसका भी CaOH ट्वाइस होता है। तो जो ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, इसी का नाम होता है मिल्क ऑफ लाइम। फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। कृपया ध्यान दें, बात करना बंद करें आप लोग।
सिलेक्ट लाइम का भी फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ लाइम का भी फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। फर्क ये है कि जब सिलेक्ट लाइम को फिल्टर कर लेते हैं तो पानी नीचे निकल गया, पानी नीचे निकलने के बाद ऊपर जो गाढ़ा गाढ़ा बचा है उसको हम बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। और बच्चों नीचे जो पानी चला जाता है इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और इस फिल्ट्रेट का नाम होता है लाइम वाटर। और फॉर्मूला बच्चों इसका भी CaOH का ट्वाइस होता है। तो करीब 1.5-2 पन्ने में कैल्शियम के कुछ कंपाउंड आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उनमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, उतनी सारी बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था वो सब मैंने एक चार्ट में आपको बता दिया। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अरे बात समझ में आ गई? तो लाइम स्टोन होता है CaCO3, क्विक लाइम होता है CaO, इसको गर्म करने पे बनता है, वाटर मिलाने पे सिलेक्ट लाइम बन जाता है, सिलेक्ट लाइम को फिल्टर करने पे फिल्टर पेपर के ऊपर जो रेसिड्यू मिलता है उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, नीचे जो चला जाता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। और बच्चों जो ये लाइम वाटर होता है ये एक क्लियर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? क्लियर सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल पानी जैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट। अरे भाई, अगर आप में से किसी ने देखा हो चूना जब पानी में भिगोया जाता है तो चूना चूना नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो पानी होता है वो पानी एकदम साफ पानी होता है, एकदम साफ, उसमें कोई गंदगी नहीं दिखाई देती। तो वो जो साफ पानी, क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, उसी को बोला जाता है लाइम वाटर। अरे यार समझ में आया? ठीक। इसके बाद बच्चों हमारे सिलेबस में अगला जो कंपाउंड है वो है जिप्सम और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक है हमारे सिलेबस में जिप्सम, फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। एक होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। और इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है 2CaSO4.H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम से, अब बातें नहीं करो बच्चों, टाइम कम है, जल्दी से सुनो। अगर पूछा जाए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, जिस ऑप्शन में लिखा मिले जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे, आंसर बता देना। अगर पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो आंसर बता देंगे CaSO4 बन जाएगा। और ये जो CaSO4 होता है इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। हो सकता कोई सोच रहा हो ये पॉइंट जबरदस्ती बता दिया, नहीं बता दिया है। एनसीईआरटी की लाइन में देखो इटैलिक में टेढ़ा टेढ़ा करके देखो लिखा है डेड बर्न प्लास्टर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं। लिखा मिला कि नहीं मिला? तो ये होता है डेड बर्न प्लास्टर। इसके बाद बच्चों आपको एक याद रखना है कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? मुझे लगता है अब ये पेज शायद इससे ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो मैं अब इसको जरा साफ करे दे रहा हूं। यहां तक तो क्लियर है ना? नहीं, इधर कर सकते हैं ना? चलो बहुत बढ़िया, इधर कर लेते हैं। ठीक, अब जरा देखो अगला बच्चों पूछ सकते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको बताना है कि जब पीओपी में वाटर मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है, इसी को कहा जाता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई? इसके बाद बच्चों हमारे सिलेबस में केवल एक कंपाउंड और है सेकेंडरी ग्रुप में, जो कि लास्ट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम है सीमेंट। जल्दी से 2 मिनट में सीमेंट और देखते हैं और इस तरह से पूरा सिलेबस होता है खत्म। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट कंपाउंड बचा है कौन सा? सीमेंट। सीमेंट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखो जल्दी से। सीमेंट में बच्चों, सीमेंट में सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि सीमेंट में होता क्या क्या है। सीमेंट में मेन आपको 3 लोग याद रखने हैं। एक याद रखना है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला होता है 2CaO.SiO2, और यही ऐसे लिख दिया जाता है CA2SiO4। एक इसमें होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, आप अपनी एनसीईआरटी चेक करो, उसमें पैराग्राफ में बीच में लिखा मिलेगा। मैं केवल जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना बता रहा हूं, जबरदस्ती की चीजें नहीं बता रहा हूं। एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है बच्चों 3CaO.SiO4
SiO2, इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है Ca3SiO5। आपकी एनसीईआरटी में Ca3SiO5 ऐसे लिखा मिलेगा, आपकी एनसीईआरटी में Ca2SiO4 ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह से भी बना के लिख देते हैं। इस वजह से मैंने दोनों तरह से बताया है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद एक आपको याद रखना है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बच्चों ये होता है 3CaO.Al2O3, या इसी को ये Al2O3 है, या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है Ca3Al2O6। तो ये तीन आपको मेन याद रखने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है इसका बताएंगे होता है हाईएस्ट परसेंटेज, ये लगभग 50 से 52% के बीच में होता है। एनसीईआरटी में शायद 51% के आसपास लिखा हुआ है, बाकी किताबों में 50 से 52% के बीच में लिखा होता है। तो हाईएस्ट परसेंटेज किसका बताना है आपको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का बताना है। बात समझ में आई इतनी? जल्दी से बच्चों कंप्लीट करो, क्योंकि अब बोर्ड इधर उधर नहीं हो रहा है, मुझे ये डिलीट करना है। नोट हो गया? अरे बाद में यार YouTube से स्क्रीनशॉट ले लेना, अब इतनी बात समझ में तो आ गई ना, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सीमेंट बनाने में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। तो रॉ मटेरियल में आपको तीन बच्चों यहां पे याद रखने हैं। रॉ मटेरियल होते हैं तीन, एक होता है लाइमस्टोन, एक होता है क्ले, और एक होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। आपसे पूछ सकते हैं जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर बताएंगे जहां पे सीमेंट हेडिंग मतलब सीमेंट पूरा खत्म हुआ है। बिल्कुल देखो लास्ट के पैराग्राफ में ये लिखा होगा कि जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में लिखा मिलेगा। तो जिप्सम बताएंगे ये मिलाया जाता है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम, टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या बच्चों इसी को ऐसे बोला जाता है, और इसी को बोलते हैं टू डिक्रीज रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो मैंने नीचे लिखा है आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है टू डिक्रीज रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, लेकिन उसी का मतलब ये भी होता है, और इस तरह से क्वेश्चंस में पूछा गया, इस वजह से मैंने वो वाली बात भी लिख दी है। तो जिप्सम का यूज ये होता है। यहां पे बच्चों एक बात याद रखेंगे, जब लाइमस्टोन एंड क्ले इनको साथ में गर्म किया जाता है, किसको लाइमस्टोन प्लस क्ले, तो जो बनता है उसको क्लिंकर बोला जाता है। ये क्लिंकर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो क्लिंकर क्या होता है, लाइमस्टोन प्लस के को गर्म करने पे जो बनता है उसी को बोला जाता है क्लिंकर। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों लास्ट में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट में कुछ नहीं है, सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि जब सीमेंट में वाटर मिलाया जाता है तो सीमेंट हार्ड हो जाता है, और इसी को बोला जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। बात समझ में आ गई। एक अलग से पॉइंट याद रखना कि जो सेटिंग ऑफ सीमेंट है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और यहीं पे एक पॉइंट याद रखना कि सेटिंग ऑफ सीमेंट हो चाहे सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं। तो मुझे लगता है अब आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, और इस तरह से एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। डे 1 और डे 2 मैंने कहा था एवरेज लेके चलेंगे कि एक दिन में एक पूरा चैप्टर खत्म हो। तो देखो 2 दिन में 2 चैप्टर पूरे खत्म हो गए हैं। हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया, एस ब्लॉक पूरा खत्म हो गया। ठीक भाई, तो आप लोग रेगुलर क्लास करते रहो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि घर में आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मिलते हैं कल इसी टाइम 5 बजे। बाकी जो लोग वीडियो में मुझे देख रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ठीक 5 बजे कोचिंग में आ सकते हैं क्लास करने के लिए। मोस्ट वेलकम। नीट 2023 तक आप में से किसी भी बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, सारे बच्चे फ्री में आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास करने आना चाहते हैं आ सकते हैं। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय। कल मेरी क्लास होगी।
कल मैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा रिवाइज करवाऊंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा दोनों रिवाइज हो जाएंगे आराम से। थोड़ी देर बैठेंगे नीचे अभी। तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग रिवाइज करेंगे। नहीं यार निकालो, ये कैसे निकलेगा।